हेलो स्टूडेंट्स। हाँ, इस वीडियो में हम लोग जेईई एडवांस के 2006 से 25 तक जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए थे उनका डिस्कशन करेंगे चैप्टर वाइज। आज का जो चैप्टर है वो है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड का भी ये सेकंड पार्ट है, इससे पहले भी एक वीडियो जा चुका है। एरोमेटिक कंपाउंड में मैं बता देता हूं, एनसीईआरटी में तो ऐसे नाम से कोई चैप्टर नहीं है, बट उसमें हम लोग यहाँ बेंजीन, फिनॉल, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट और अमीन, अमीन में भी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों तरह की अमीन्स हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चंस को सिलेक्शन करते टाइम मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जैसे जेईई एडवांस में कोई क्वेश्चन हो तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में 3 कॉन्सेप्ट हैं और वो तीनों कॉन्सेप्ट डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर के हैं तो हमने उस क्वेश्चन को उस चैप्टर में डाला है जो हम लोग बाद में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे आखिरी में इन कॉन्सेप्ट में से जो कॉन्सेप्ट सबसे आखिरी वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा हम उसी चैप्टर में इस क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे। तो उसके बेसिस पे यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका डिस्कशन हमको यहाँ करना है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर्पस यही है कि एडवांस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके, आसानी से उनको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल सके। यहां एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड Z। ये कंपाउंड Z गिवन है, डिफरेंट हैलोजेंस के साथ में एप्रोप्रिएट कंडीशन में रिएक्शन की गई है। इस कंपाउंड में एरोमेटिक कंपाउंड फिनोलिक कंपाउंड है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप मेटा पोजीशन पर है, हैलोजन रिएक्शन की गई, हैलोजन भी डिफरेंट डिफरेंट बताई है। अब यहां बताया गया है कि अगर ये हैलोजन आयोडीन होता है तो केवल मोनो हैलो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव प्रोडक्ट बनता है। अगर ये ब्रोमीन होता है तो डाई हैलोजन, 2 हैलोजन आके जुड़ते हैं। अगर ये क्लोरीन होता है तो ट्राई हेलो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव बनता है। कहने का मतलब आयोडीन के केस में तो एक ही जगह आयोडीन आएगा, ब्रोमीन के केस में 2 जगह ब्रोमीन आता है और क्लोरीन के केस में 3 जगह क्लोरीन आता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसके जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ने से पहले इसके थोड़ा सा बेस पे जाते हैं कि क्वेश्चन को किस तरीके से इन्होंने बनाने की कोशिश की है। जैसे हम लोगों ने फिनॉल की रिएक्शन पढ़ी है, ये फिनॉल है। फिनॉल पर जो OH ग्रुप है वो लोन पेयर वाला ग्रुप है और एक अच्छा खासा +M ग्रुप है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। इस एक्टिवेटिंग ग्रुप ने रेजोनेंस करके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी होती है। इस कारण से जब इसकी रिएक्शन किसी इलेक्ट्रोफाइल से करते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल मेनली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ही अटैक करता है। जैसे एक पुरानी रिएक्शन है फिनॉल की या एनिलीन की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से करा दी जाए या क्लोरीन वाटर से करा दी जाए तो एक साथ, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि एक साथ तीनों पोजीशन पर ब्रोमीन आकर अटैक करता है और ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है जो कि व्हाइट कलर का कंपाउंड है। और एनिलीन के साथ भी ऐसा होता है। इसी कॉन्सेप्ट को इन्होंने अब यहां क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफाई करके डाला है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फिनॉल जिसकी इन पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इस फिनॉल के +M इफेक्ट के कारण। हमें पता है बेंजीन रिंग पर 2 या 2 से ज्यादा अगर सब्स्टिट्यूएंट पहले से मौजूद हैं तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए जो सुटेबल पोजीशन होती है वो ग्रुप डिसाइड करता है जो ज्यादा ताकतवर है। मतलब इन दोनों में ये तो +M इफेक्ट रखता है, इलेक्ट्रॉन खूब डोनेट करता है, और ये वाला जो ग्रुप है केवल +I इफेक्ट रखता है, इस पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं है। हमें पता है कि +M इफेक्ट I इफेक्ट से तो कहीं ज्यादा इफेक्टिव होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी ज्यादा इफेक्टिव होता है, I इफेक्ट से भी ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो चलेगी तो OH ग्रुप की। इस OH ग्रुप ने 3 पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रखी है। अब एक्सपेरिमेंटल फैक्ट क्वेश्चन में बोल दिया गया। क्वेश्चन ने बोला कि आयोडीन जब अटैक कराते हो, आयोडीन की रिएक्शन कराते हो तो एक ही जगह आयोडीन आता है, और वो एक जगह कौन सी होगी? इन तीनों में से कौन सी ऐसी पोजीशन आपको दिखाई दे रही है जो सबसे बढ़िया मोस्ट सुटेबल पोजीशन है एक आयोडीन जैसे बड़े ग्रुप को अटैक करने के लिए? दोनों के बीच में तो फंसाओगे नहीं। कहां? यहां पर इस ग्रुप का स्टेरिक हिंड्रेंस लगा है,
दोनों के बीच में दोनों से ही स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। OH का स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप का स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा। तो यहां इस पोजीशन पर आयोडीन आना चाहिए। अगर आप यहां हेलोजन की रिएक्शन कराते हो तो जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए, यही बना देता हूं कि ये बनना चाहिए कि यहाँ OH है, यहाँ टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, तो यहाँ आयोडीन आना चाहिए। मोनो आयोडीन वाला प्रोडक्ट बना है, मोनो हेलोजन वाला। और ब्रोमीन से जब रिएक्शन कराते हैं तो दो जगह ब्रोमीन आया है, क्वेश्चन ने तो यही बोला है। दो जगह सुटेबल पोजीशन हमें ढूंढनी है, वो दो जगह कौन सी होगी? यहां तो होगी नहीं क्योंकि दोनों के साथ स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, इस जगह तो ब्रोमीन आएगा ही आएगा। दूसरी पोजीशन ये रहेगी। यहां मेटा पोजीशन पे लगाने की कोशिश ना करना क्योंकि प्लस एम मेटा पोजीशन पर, OH का प्लस एम मेटा पोजीशन पे काम ही नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा ही नहीं रखा, इसलिए मेटा पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है। तो ब्रोमीन के लिए ये दो सुटेबल पोजीशन है। और क्लोरीन के लिए तो फिर वो बात है ही कि क्लोरीन ने तो तीनों पोजीशन पर ही है। ऐसा क्या हो गया कि क्लोरीन 3 पोजीशन पे आया और आयोडीन एक ही पोजीशन पे आया? साइज, आयोडीन की साइज बड़ी है तो उसने उस पोजीशन को चूज किया जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम फील हो। ब्रोमीन की साइज कंपैरेटिवली थोड़ी छोटी है तो उन पोजीशन को फील किया जो जहां इलेक्ट्रो मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा हो, मतलब ये प्रायोरिटी चल रही है। हेलोजन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसको दे रहा है, फिर इसको दे रहा है और सबसे आखिरी में इसको दे रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में ही करनी है, वो तो हम समझ ही गए थे, बेंजीन है, एरोमेटिक कंपाउंड है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही करेगा। ऑब्जर्व द पैटर्न इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैन बी एक्सप्लेन बाय। तो चलो ये जो पैटर्न आपने देखा उसको किससे एक्सप्लेन कर रहे हो? ठीक है, द स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ हेलोजन, बिल्कुल हेलोजन छोटा था तो 3 जगह आया, हेलोजन बड़ा था तो केवल एक ही जगह आया। तो स्टेरिक हिंड्रेंस हेलोजन का इंपॉर्टेंट है, उसकी साइज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखा हुआ है स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, बिल्कुल ये भी सही है। क्यों? क्योंकि टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप की स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ही तो आयोडीन वहां भागा था। इस पोजीशन और इस पोजीशन में से आयोडीन यहां क्यों गया, यहां क्यों नहीं गया? इसका स्टेरिक हिंड्रेंस लगा था, तो टर्शरी ब्यूटाइल का स्टेरिक हिंड्रेंस में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखा हुआ है द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ फिनोलिक ग्रुप। ये जो OH है फिनोलिक ग्रुप है, इसका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट प्लस M इफेक्ट, मतलब रेजोनेंस इफेक्ट भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। यहां सुटेबल है मेसोमेरिक इफेक्ट, मतलब प्लस M इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट लिखा हुआ है द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ द टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। टर्शरी ब्यूटाइल का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट प्लस आई है और प्लस आई ने यहां रत्ती भर भी इन्वॉल्वमेंट शो नहीं किया। इसके प्लस आई के कारण ऐसा क्या हो रहा है इन ऑब्जर्वेशन में, इन पैटर्न में, कि यहां प्लस आई के कारण ग्रुप आया है क्या? प्लस आई के, इसका अगर प्लस आई चल रहा होता, उसकी कुछ वैल्यू होती यहां इस केस में, तो हेलोजन यहां से शुरुआत करते ना, उस पोजीशन पे क्यों जाते? क्लियर है? तो इसका फोर्थ ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो इस तरीके से ये थोड़ा सा दिमाग को चलाने वाला क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बीटा नेफ्थॉल यूजिंग डाई टेस्ट इट इज नेसेसरी टू यूज। ठीक है, पहले तो डाई टेस्ट की बात कर लेते हैं, फिर आप स्टेटमेंट पढ़ लेना, ऑप्शंस पढ़ लेना। एजो डाई टेस्ट की बात की जा रही है ना? एजो डाई टेस्ट, एजो डाई टेस्ट कपलिंग रिएक्शन वाली टेस्ट है। देखो ये है बीटा नेफ्थॉल, बीटा नेफ्थॉल या 2 नेफ्थॉल, इस पर डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन की जाती है। ये रहा डाइएजोनियम सॉल्ट, उसका एक स्पेसिफिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने यहां लिखा है। ये रिएक्शन जब किसी कपलिंग रिएक्शन की बात करता हूं, चलो कपलिंग रिएक्शन की बात करते हैं। ये किसी फिनोलिक ग्रुप से रिएक्शन कर रही है, तो और ये एनिलीन से भी रिएक्शन करती है,
सेम रिएक्शन। जब कोई फिनोलिक ग्रुप की रिएक्शन हो तो ये बेसिक मीडियम में है। स्पेसिफिक पीएच, यहां पीएच भी दिया जाता है कि पीएच इसमें 4 के आसपास, 4-5 के आसपास रखा जाता है। ये तो एसिडिक चला गया, बेसिक कंडीशन में करना होता है। तो करीबन करीबन इसका पीएच जो होता है वो 8-9 के आसपास होता है ना, बेसिक पीएच होता है। और जब एनिलीन से ये रिएक्शन की जाती है डायज़ोनियम सॉल्ट की, तो एसिडिक पीएच के आसपास की जाती है। ठीक है, सेम सिचुएशन बीटा नेफ्थॉल के साथ भी है, क्योंकि बीटा नेफ्थॉल भी फिनोलिक ही है, तो उसके साथ भी बेसिक मीडियम में रिएक्शन की जाती है। बेसिक मीडियम में ये फिनॉल फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अरे फिनॉल के रेस्पेक्ट में फिनॉक्साइड का प्लस एम इफेक्ट कहीं ज्यादा है। दोनों के प्लस एम इफेक्ट में कंपैरिजन किया जाए तो इसका प्लस एम इफेक्ट जो है फिनॉक्साइड का, वो इसी का ज्यादा आएगा। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसका प्लस एम, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, तो इसका प्लस एम ज्यादा होता है। तो बेसिक मीडियम में ये फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे इसकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा हो जाती है, और इस कारण से ये वीक इलेक्ट्रोफाइल भी इसकी पैरा पोजीशन पर आकर रिएक्शन कर लेता है और एजो डाई बना देता है। अब यहां एनिलीन के केस में ऐसा क्यों है? एनिलीन के केस में पीएच एसिडिक क्यों रखा गया? और एसिडिक भी स्पेशल, बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं रखा गया, पीएच को बिल्कुल 1-2 के आसपास नहीं रखा गया, क्योंकि अगर पीएच को 1-2 के आसपास रख दोगे तो ये एनिलीनियम आयन बन जाएगा, और उस केस में तो फिर ये रिएक्शन ही नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बेंजीन रिंग से खींच लेगा और ये वीक इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन अटैक ही नहीं कर पाएगा। तो बेसिक मीडियम में क्या होगा? तो बेसिक मीडियम में कई बार क्या होता है, नाइट्रोजन अगर है जो कि खुद ही लोन पेयर वाला है, तो ये लोन पेयर वाला जो है वो डायरेक्ट ही यहां इस नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड बना के एन कपलिंग कर सकता है। ठीक है, इसलिए ये एक स्पेसिफिक पीएच के आसपास रिएक्शन की जाती है। मैंने कहा इसमें 4, 5, 6 के आसपास इसमें रिएक्शन की जाती है, 5 तक ही रखा जाता है इसे, और उस केस में भी एजो डाई बनती है। ठीक है, अगर एनिलीन को बेसिक मीडियम में करोगे तो ये नाइट्रोजन ही इस नाइट्रोजन के साथ में कपलिंग कर लेगा। क्लियर है? चलें आगे। तो अब बेस्ट तो आप देख लो यार, बेसिक मीडियम लिया जाता है बीटा नेफ्थॉल, क्योंकि एक अल्कोहलिक ग्रुप ही है। हाँ, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैचिंग का क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में कुछ कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर दिया गया है, ये रिएक्टेंट है, और लिस्ट 2 में स्कीम्स दी गई है, जिसमें स्कीम 1 में कुछ सेट ऑफ रिएजेंट दिए गए हैं, मतलब ये रिएजेंट अलग अलग स्टेप्स में डाले गए तो ये वाला प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दिया गया है, हमें मैच करना है कि किस रिएक्टेंट से ये वाला प्रोडक्ट बन जाए जिस सीक्वेंस में इन्होंने कंपाउंड दिए हैं, रिएक्शन दी है, उसके बेसिस पर। फर्स्ट दिया है एसिटाइलिन, जो कि एल्काइन है, और एल्काइन की रिएक्शन स्कीम 1 के लिए देखें तो KMnO4 से बेसिक मीडियम में हीट कर सकते हैं। KMnO4 के साथ जब हीट करते हैं तो CO2 वगैरह बनती है, याद करो। एल्काइन में ये भी टर्मिनल एल्काइन ही है, ऑक्सीडेशन कर दोगे हाई टेम्परेचर पर तो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बनती है। फिर आगे क्या रिएक्शन की जा रही है, एसिडिफिकेशन और SOCl2, कोई मतलब ही नहीं है फिर इस रिएक्शन का। तो ये स्कीम 1 तो इसके लिए नहीं बैठेगी। ठीक है ना, कि वैसे अगर आप पहले सारे रिएजेंट्स को देख लें, रिएक्टेंट को देख लें, और फिर इन रिएजेंट्स को देखें ना, तो एक दो रिएजेंट से साफ तुरंत पता पड़ रहा है। हालांकि मैंने तो क्वेश्चन कई बार किया है तो मैं तो तुरंत मेरे को तो आइडिया लग जाता है, बट पहली बार जब स्टूडेंट देखता है तो उसको ये देखना चाहिए कि यार रिएजेंट कौन है, इसमें नाइट्रो है, इसमें OH है, नाइट्रो के साथ मिथाइल ग्रुप है, और ये रिएजेंट है। पहले ये देख लो, आराम से देख लो, कई चीजें तो तुरंत दिखाई दे जाती है। जैसे एल्काइन है और रेड हॉट आयरन ट्यूब, साफ रिएक्शन आ रही है, इसकी जगह कुछ और हो ही नहीं सकता, तुरंत पहचान में आ रहा है। एसिटाइलिन को रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करते हैं तो 3 मॉलिक्यूल एसिटाइलिन की जुड़ के बेंजीन बन जाती है, रिएक्शन याद है। उसके अलावा कहां आती है रिएक्शन, सीधा इसी से ये मैच कर रहा है डायरेक्ट, और पूरा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर चलो फिर भी देखते हैं कि रिएक्शन को एक एक करते हैं।
आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना टाइम नहीं लगेगा अगर क्वेश्चन आता होगा तो, मुझे एक्सप्लेन करने में जरूर टाइम लगेगा कि यार मैं ऐसा क्यों सोचा और वैसा क्यों सोचा। तो मैंने ये वाला ऑप्शन तुम्हें सोच के बताया कि ऐसा बैठ नहीं रहा है इसके साथ में। ऐसे ये बता देता हूं, SnHCl रिडक्शन की रिएक्शन है नाइट्रो ग्रुप्स के साथ बैठेगी। यहां तो एसिड एल्काइन में तो मैंने तो पढ़ा नहीं है, होती होगी लेकिन पढ़ा नहीं, मैंने तो जेई को पढ़ाया नहीं कभी। ठीक है ना। नेक्स्ट है, हाँ यही बैठेगा, मैं कह रहा हूं ना रेड हॉट आयरन ट्यूब। तो रिएक्शन करना स्टार्ट करें। सॉल्यूशन इसका तो यही कर देता हूं, फिर नेक्स्ट पेज पर लेंगे। ये कंपाउंड P है जो कि एसिटाइलिन है। एसिटाइलिन को रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास किया जाए हाई टेम्परेचर पर कॉपर ट्यूब के साथ में, तो याद करो एसिटाइलिन के 3 मॉलिक्यूल आपस में एरोमेटाइजेशन रिएक्शन करके बेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना। इस पी के लिए स्कीम 3rd लिख रहा हूं डायरेक्टली। नेक्स्ट, बेंजीन के बाद में इसका फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन किया। अब बेंजीन का फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करने पर हमने तो यही पढ़ा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ट्राइस नाइट्रेशन हो जाता है। अब 3 है कि 1 है कि 2 है, ये तो यही आइडिया लगेगा कि नाइट्रो यहां फाइनल प्रोडक्ट में तो एक ही दिया हुआ है। आप थोड़ा ध्यान से देखें तो यहां अमोनिया और H2S दिया है। याद करो 2 नाइट्रो में से एक का रिडक्शन करना होता था तो इसका मेथड का यूज करते थे। मुझे ये फीलिंग आ रही है 2 नाइट्रो है, आएगी क्वेश्चन कर चुका हूं मैं तो। तुम 3 नाइट्रो करके भी देख लेना, आखिरी में 1 नाइट्रो बचेगा कि 2 नाइट्रो बचेंगे वो देख लेंगे। तो मैं अभी तो 2 नाइट्रो से कर रहा हूं। मैंने इसका नाइट्रेशन किया, चलो एक ही नाइट्रो से करके देखते हैं। अगर एक ही नाइट्रो ग्रुप होता है तो ये H2S और अमोनिया कुछ नहीं करने वाले। तो नाइट्रेशन हुआ, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड वैसे तो कंप्लीट नाइट्रेशन करता है, 3 जगह नाइट्रेशन कर देता है हाई टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये क्या हो गया? हाँ, अब इससे रिडक्शन किया तो 2 नाइट्रो ग्रुप में से एक ही का रिडक्शन होता है अमोनिया प्लस H2S। अमोनियम सल्फाइड भी हो सकता है, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड भी हो सकता है, दोनों की रिएक्शन है। सेलेक्टिव रिडक्शन होता है, पार्शियल रिडक्शन होता है। 2 नाइट्रो में से एक का ही रिडक्शन होगा, 1 नाइट्रो बच जाएगा। मान लीजिए ऊपर वाले का रिडक्शन कर दिया मैंने, NH2 बना दिया। नेक्स्ट स्टेप में NaNO2 सल्फ्यूरिक एसिड डाइआइसोटाइजेशन है, अमीन का होता है ना। नाइट्रस एसिड से रिएक्शन पड़ी होगी ना, वही रिएक्शन है। NaNO2 एसिड मीडियम में, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड 0 टेम्परेचर के आसपास रिएक्शन करें तो डाइआइसोटाइजेशन होगा। यहां तो एक नाइट्रोजन और आ गया। ठीक है। और फिर इसका हाइड्रोलाइसिस किया, मतलब वाटर डाल के हीट किया। डायजोनियम सॉल्ट को एसिडिक मीडियम में जब हीट, मतलब एसिड के साथ वाटर के साथ जब हीट करते हैं तो ये नाइट्रोजन निकलता नहीं है और फिनॉल बनाने का मेथड नहीं है, ये फिनॉल बनता है। तो एक ही नाइट्रो बचा ना, एक ही नाइट्रोजन बचा ना, 2 नाइट्रोजन तो नहीं बचे ना, फॉर्मूला बैठ गया है। तो एक नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है और कार्बन हाइड्रोजन वगैरह देख लो। ठीक है। तो ये तो स्कीम 3rd पी के लिए बिल्कुल सुटेबल थी। और अब ऑप्शन मैचिंग वाले देखो तो या तो ये बी और सी में से होगा, ए और डी में से तो होगा भी नहीं। ठीक है ना। अब सेकंड का, थर्ड का कोई सा भी देख लो यार, आंसर तो आ ही जाएगा। अभी क्यू में ही देखते हैं, क्यू में ही आ जाएगा आंसर। पूरा ही करेंगे वैसे तो कोई बात नहीं। क्यू कंपाउंड है, रिसोर्सिनॉल बोलते हैं इसे। रिसोर्सिनॉल का ऑक्सीडेशन हो सकता है, मतलब फिनॉल का ऑक्सीडेशन होता है, पढ़ा ना, वो बनता है, क्या नाम है, बेंजोक्विनोन। तो चलो ऑक्सीडेशन हो सकता है। फिर ऑक्सीडेशन के बाद में ये SOCl2 क्या कर रहा है भाई यहाँ पे? तो स्कीम 1 तो इसके लिए नहीं। स्कीम 2 देखो, SnHCl वो तो नाइट्रो ग्रुप्स के लिए है, इसके लिए आएगी वो तो। ये देखो आप तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से 60 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया तो ये नाइट्रेशन सल्फोनेशन करवाने के चक्कर में, तो पहले सल्फोनेशन है, फिर नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से नाइट्रेशन है, फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल के डीसल्फोनेशन वाली रिएक्शन है। चलो स्कीम 4 है इसके लिए। ये वाला आंसर हो गया, पहचान में आ गया मुझे तो सी।
पर फिर भी एक एक स्टेप करेंगे, क्वेश्चन भी तो करने हैं। तो ये है आर है ना, क्यू है, कंपाउंड क्यू, ये रहा रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल को पहले तो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ में हीट किया गया 60 डिग्री सेल्सियस पर, ये सल्फोनेशन रिएक्शन हो गई। सल्फोनेशन कहां होगा इसमें? दोनों ही ऑर्थो ग्रुप है, मतलब दोनों ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, दोनों के बीच में तो लगाओगे नहीं, या तो यहां लगाओगे या यहां लगाओगे, एक जगह कर देता हूं, ये सल्फोनेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड से की गई, तो ये नाइट्रेशन, नाइट्रेशन के लिए सुटेबल जगह कौन सी है? यही वाली है। दोनों OH एक्टिवेटिंग ग्रुप है, सल्फोनिक एसिड तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। OH के रेस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन बैठ रही है, तो ये वाली पोजीशन पे करवा देते हैं नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन करवा दिया मैंने, ये दो OH है, यहां सल्फोनिक एसिड है, और ये आ गया महान नाइट्रो ग्रुप। ठीक, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने इसमें क्या किया है? डाइल्यूट वाटर, डाइल्यूट एसिड डाल के हीट किया। कौन सी रिएक्शन है? डीसल्फोनेशन। डीसल्फोनेशन में ये OH है, ये OH है, और यहां नाइट्रो ग्रुप है, H प्लस आएगा, सल्फोनिक एसिड को निकालेगा, इस जगह H आ जाएगा। मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो खैर नहीं है, H है। तो ये कंपाउंड बना, एक नाइट्रो है, 4 ऑक्सीजन है। जरा देखो तो सही, यही बैठ रहा है क्या? स्कीम कौन सी थी? 4 थी ना, एक नाइट्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है, और बाकी का तो है जो है। तो स्कीम 4 इसके लिए सुटेबल है, इसके लिए तो स्कीम 4 बैठ गई। आंसर तो तुम निकाल ही लोगे, अब तो आ ही गया आंसर, तो 4 है ना। 2 और फर्स्ट देखो, अब कौन सा बचा? ये वाला, ये तो हो ही चुका है, ये नहीं हुआ ना। हाँ, ये इन दोनों के लिए देखते हैं। नाइट्रो दोनों में है, नाइट्रो दोनों में है, तो SnHCl वाला स्कीम बैठ सकती है। और ये वाला भी, ये वाली स्कीम देखना आप जरा, KMnO4। KMnO4 मिथाइल का ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड SOCl2 से रिएक्शन करके एसिड हैलाइड बनाएगा, और अमोनिया अमाइड में कन्वर्ट कर सकता है। ये वाला इसके लिए बैठ ही आएगा, है ना। तो R के लिए मैं कौन सा करना था मुझे? R और स्कीम 2 देखो आप, R और स्कीम 2। तो इसमें क्या क्या कर रखा है, चलो कंपाउंड R और इसके लिए स्कीम 2 मैच करा रहे हैं। नाइट्रोबेंजीन लिया है, नाइट्रोबेंजीन का SnHCl से रिडक्शन होता है और एनिलीन बनता है। नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन के लिए जो रिएजेंट पड़े हैं, वो सारे के सारे रिएजेंट याद करने हैं, ज्यादा है। एसिडिक मीडियम में तो NH2 बनता है, हाइड्रोजनेशन कराते हैं मेटल के प्रेजेंस में तो भी एनिलीन बनता है। लेकिन कब एजोबेंजीन बनता है, कब हाइड्रोजोबेंजीन बनता है ना, और कब एजॉक्सीबेंजीन बनता है, एक बार जरूर पढ़ लेना। क्वेश्चन कम आए हैं, लेकिन कब पूछ लिया जाए क्या क्या पता, कौन सा पेपर आ जाए आपके सामने। हाँ, एनिलीन बना। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या किया है? एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिड हैलाइड है, फिर सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, और OH आयन है। ठीक है, एसिड हैलाइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। इसकी रिएक्शन एसिड हैलाइड से लिख रखा है, रिएक्शन तो तुम समझ ही गए होंगे। ये N पर एसिटाइलेशन है, N एसिटाइलेशन, पायरिडीन के प्रेजेंस में वगैरह कराते हैं। अगर हालांकि डायरेक्ट भी हीट करोगे तो यहाँ एसाइल SN2 रिएक्शन होगी, जिसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करता है, Cl को बाहर निकालता है। पूरी मैकेनिज्म पे जा नहीं रहे। SN2TH में क्या पढ़ा था आपने कि यहां जुड़ेगा, O- बनेगा, फिर O- डबल बॉन्ड बनाएगा, Cl को निकालेगा। ओवरऑल तो यही होगा कि नाइट्रोजन पर एसिटाइलेशन हो जाएगा। और इस कंपाउंड का नेम क्या है? एसिटेनिलाइड। क्या नेम है इसका? एसिटेनिलाइड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया भैया? नाइट्रेशन किया क्या?
अब नाइट्रिक एसिड लिख के छोड़ दिया, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड लिख देते तो क्या दिक्कत थी, फिर भी मैं तो करा देता हूँ नाइट्रेशन। नाइट्रेशन ही किया था ना, या सल्फोनेशन किया? नहीं यार, पहले सल्फोनेशन किया था, फिर नाइट्रिक एसिड डाला था, फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला था। सल्फोनेशन किया था पहले तो। लिखना चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया तो सल्फोनेशन हो गया। कौन से पोजीशन पर होगा? इसकी पैरा पोजीशन पे, और तो पैरा डायरेक्टिंग है ना, तो इसकी पैरा पोजीशन पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो सल्फोनेशन वहीं करा देते हैं। और ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसमें नाइट्रिक एसिड डाला था, HNO3 मतलब नाइट्रेशन होगा। अब नाइट्रेशन कौन से पोजीशन पर होगा? ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये -M है, ये +M है, भले ही +M कम हो लेकिन एक्टिवेटिंग है, तो इस पोजीशन पे करा देंगे। और तो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे तो सल्फोनिक एसिड ने जगह रोकी हुई है, ये जगह ब्लॉक की है जानबूझ के इसने। यहां नाइट्रेशन हो गया। अब क्या किया इसने, देखना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल के हीट कर दिया, और फाइनल प्रोडक्ट में 2 नाइट्रोजन है 2 ऑक्सीजन है। इसमें डाइल्यूट नाइट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, सल्फर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या काम करेगा भाई? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, वाटर प्लस H2SO4, फाइनल प्रोडक्ट में कार्बन भी 6 ही है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, तो इसका मतलब इसका भी हाइड्रोलाइसिस हुआ है और ये NH2 में कन्वर्ट हुआ है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में बाहर निकला होगा। और फाइनल प्रोडक्ट में सल्फर नहीं था, आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे डीसल्फोनेशन भी तो होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फोनेशन और डीसल्फोनेशन रिएक्शन याद होगी। बेंजीन की रिएक्शन या एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में करोगे तो सल्फोनिक एसिड आके ग्रुप आके जुड़ेगा, लेकिन एसिडिक मीडियम हो और डाइल्यूट एसिडिक मीडियम में हीट करें तो डीसल्फोनेशन होता है। तो यहां दोनों ही काम हो गए, हाइड्रोलाइसिस ऑफ अमाइड पार्ट भी हो गया एंड डीसल्फोनेशन वाला भी हो गया। और उसका इन्होंने जानबूझ के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड का इसीलिए दिया है कि हम पहचान सकें, यही होगा ना, ये कंपाउंड बना, डीसल्फोनेशन भी हुआ और लो यार एसिटिक एसिड भी बाहर निकलेगा, और क्या बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड भी बाहर निकला। अब इन्होंने आखिरी के अंदर मालूम है क्या किया है, देखो 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 6 कार्बन, कहां गया, कौन सा वाला स्कीम थी, ये वाली स्कीम थी, 2 नाइट्रोजन है 2 ऑक्सीजन है 6 कार्बन है, ठीक है, ये हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बैठ गया। अब मैं एक और चीज कह रहा हूं कि इन्होंने बेस क्यों डाला एंड में? बेस इसलिए डाल दिया, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा रहे हो, सल्फ्यूरिक एसिड यहां से जो भी है, तो यहां पर ये NH3+ बन जाएगा, है ना, सॉल्ट बन जाएगा। अगर आप मीडियम बेसिक कर दोगे तो वापस ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए इन्होंने नेक्स्ट स्टेप में बेस डाला था। मतलब मैंने एक ही स्टेप में कर दिया, एसिडिक मीडियम में ये NH3+ बनेगा एसिडिक को एब्जॉर्ब करने के बाद में, और बेस डाल रखा है तो ये वापस इसमें डीप्रोटोनेशन होकर ये अमोनिया NH2 के फॉर्म में तभी बन पाएगा जब मीडियम बेसिक हो। क्लियर है? कौन सी स्कीम थी? सेकंड। एक और बच गया, कौन सा है, उसको भी कर ही डालते हैं। ये रहा, पैरा पोजीशन पर मिथाइल है, ऑक्सीडेशन कराएंगे, फिर एसिडिफिकेशन है, सल्फोनिक एसिड है, फिर अमोनिया है, ठीक है। स्कीम फर्स्ट बैठेगी इसके लिए, एस फर्स्ट देखना, नाइट्रो है, मिथाइल है, और पहले तो KMnO4 डाल दिया और वो भी बेसिक मीडियम में डाला है। अब हमें ये पता है कि बेंजीन रिंग पर मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल कोई भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो या कोई ऐसा कार्बन जुड़ा हो जिस पर H हो, तो ऑक्सीडेशन करने पे वो कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि मीडियम बेसिक है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा। NO2 का तो कोई रिडक्शन होता नहीं है पहले से ही ऑक्सीडेशन, तो यहां ऑक्सीडेशन हुआ और कार्बोक्सिलिक एसिड का
एनायन बनेगा क्योंकि मीडियम बेसिक है। तो इन्होंने सेकंड स्टेप में जो H+ डाला है, आप देखो ध्यान से, H+ वाटर डाला है, वो इसीलिए डाला है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए। समझ गए? नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने SOCl2 से रिएक्शन करवा दी। हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड SOCl2 से रिएक्शन करे या PCl5 से रिएक्शन करे या PCl3 से रिएक्शन करे, क्या बन जाता है? एसिड हैलाइड। तो यहां नाइट्रो है, यहां कार्बोक्सिलिक एसिड का हैलाइड बना। ये रिएक्शन कौन कौन कर सकता है? थायोनाइल क्लोराइड कर सकता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी कर सकता है और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अमोनिया डाल दिया। अब हीट करना भूल गए, हीट में अपनी तरफ से करवा देता हूं। अमोनिया अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, हीट करेंगे तो यहां जाके रिएक्शन करेगा, इसको हटा देगा और SN2TH या एसाइल SN2 रिएक्शन कहते हैं, जिससे कि अमाइड फॉर्मेशन होगा। तो ये अमाइड बन गया। तो इस कंपाउंड में 2 नाइट्रोजन है, 7 कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है। इसकी मन में देख लो, यही है क्या? 2 नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है और 7 कार्बन है और हाइड्रोजन भी गिन ही लेंगे हम लोग। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। हालांकि क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना टाइम नहीं लगता, जब सामने दिमाग तो बहुत तेज चलता है ना। आयन एक्सचेंज से चलता है अपना दिमाग, पता है। ठीक है, जो भी है। तो कुल मिला के कहना था ये कि सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता, वो तो तुम्हें एक एक ऑप्शन भी मिलता है। और मैचिंग का क्वेश्चन है, मैचिंग में तो कई बार हिंट मिलते हैं। हम दो स्टेप या 3, ये 2 में ही करने में ही सॉल्व हो गया था। ये 2 स्टेप पहला किया, क्यों किया, कोई जरूरी नहीं है क्यों नहीं आ रहा तो आर कर लो, है ना। कोई आर नहीं आ रहा, एस पे करो, इस तरीके से करो। ऐसा नहीं कि सारे के सारे तुम्हें आंसर आने ही चाहिए, कहीं भी चले। जैसे इसका इसके हिंट मिल गया तुम्हें तो इसको कर डालो यार, ठीक है। 50% ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पे। अब मान लो क्यू तुमसे नहीं हुआ, आर समझ में आ गया। मान लो कि यार ये SnHCl वाली रिएक्शन समझ में आ गई कि SnHCl तो रिडक्शन है, इन दोनों में ही होगा। तो फिर तुम बैठा हो यार किसी के साथ में, किस तरीके से बैठता है। तो 1-2 ऑप्शन भी मिल जाए तो ये क्वेश्चन हो जाता है। स्मार्टनेस तो इसी कहेंगे। मैं यहाँ स्मार्टनेस थोड़ा दिखा रहा हूं, मैं तो तुम्हें सारी रिएक्शन भी बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं वैसे इतना स्मार्ट थोड़ी ना जितना तुम हो। ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो 4 कंपाउंड दिए हैं, इंटीजर वाला क्वेश्चन है, इसमें बेंजल्डिहाइड किसमें बनेगा? ऐसे कितने कंपाउंड हैं, रिएक्शंस हैं जिसमें बेंजल्डिहाइड बनेगा? इंटीजर वाला क्वेश्चन है। 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, इनमें ये बताना है अपन को, है ना। 4 नंबर का क्वेश्चन था और 168 टोटल नंबर थे इसके अंदर। मतलब इस पेपर में, पेपर 1 का या पेपर 2 का जो भी क्वेश्चन था, 168 नंबर का पेपर था। चलो, बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से की गई HCl के साथ, और एनहाइड्रस AlCl से भी लिया है, CuCl भी लिया है। रिएक्शन का नेम बताएं। गाटरमान स्कॉच फॉर्माइलेशन। कौन सी रिएक्शन है ये? गाटरमान्स स्कॉच फॉर्माइलेशन वाली रिएक्शन, ठीक है ना। याद करो, कार्बन मोनोऑक्साइड ये डोनर है, प्लस है, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जब H+ एब्जॉर्ब करेगा HCl का, तो ये C- ने H+ एब्जॉर्ब किया, ये बना। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, ये होगी, और कार्बन प्लस एज ए इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे जाएगा, और जैसे फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन होता है वैसे रिएक्शन होगी, और फाइनल प्रोडक्ट यही बना देता हूं, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। रिएक्शन तो सही है, ये वाला तो सही हो गया, ये तो बनेगा बेंजल्डिहाइड। दूसरी रिएक्शन देखो, एक कार्बन पर 2 Cl है और वाटर डाल के हीट कर दिया, ये हाइड्रोलाइसिस हो गया। हमने पढ़ा है कि एल्काइल हैलाइड का हाइड्रोलाइसिस होगा तो अल्कोहल बनता है। अब एक कार्बन पर 2-2 OH है, 2-2 Cl है, तो एक Cl को रिप्लेस करके OH आएगा, दूसरे Cl को रिप्लेस करके OH आएगा। और हमें यह भी पता है कि एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं होते हैं लोन पेयर रिपल्शन के कारण। इस कारण से H2O का मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकल जाएगा
और फाइनल प्रोडक्ट तो इसका भी बेंजाइल्डिहाइड ही बनेगा, तो ये भी सही है। ठीक है ना। जैम डाई हैलाइड्स का रिडक्शन करें तो हाइड्रोलाइसिस करें तो एल्डिहाइड कीटोन ही बनते हैं। एसिड हैलाइड की रिएक्शन है हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट। कौन सी रिएक्शन है? रिडक्शन है। कौन सा? पार्शियल रिडक्शन, जिसे हम लोग बोल सकते हैं पॉइजन मेटल कैटलिस्ट रिडक्शन, और नेम है इसका रोजेनमंड रिडक्शन। रोजेनमंड्स रिडक्शन। ये तो मतलब सीधी रिएक्शन थी, याद करने वाली रिएक्शन थी, जिसमें एसिड हैलाइड का रिडक्शन होता है और ये पार्शियल रिडक्शन होता है, यहां भी बेंजाल्डिहाइड बनेगा। नेक्स्ट है इस एस्टर की मिथाइल फिनॉक्साइड, वो है क्या बोलेंगे इसे, मिथाइल बेंजोएट। हाँ, इसका रिडक्शन किया डाइबल एच के साथ में लो टेम्परेचर पर। डाइबल एच समझते हैं? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये लो टेम्परेचर पर तीन फंक्शन का रिडक्शन करता है। एक तो है एसिड हैलाइड, दूसरा एस्टर और तीसरा साइनाइड। इन तीनों में डाइबल एच डाल दिया जाए लो टेम्परेचर पर, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड लो टेम्परेचर पर डाल दिया जाए तो इन तीनों का ही पार्शियल हाइड्रोजन रिडक्शन होकर एल्डिहाइड बनता है। इससे भी एल्डिहाइड बनेगा, यहां भी एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल बनेगा। जैसे आर डैश है ना, ये वाला पार्ट एल्कोहल बनता है और ये पहले इमीन में कन्वर्ट होता है जो कि आगे रिड्यूस होकर, पहले तो इमीन बनता है जो कि आगे बहुत आसानी से हाइड्रोलाइज कर होने पर एल्डिहाइड बना देता है। मतलब साइनाइड से भी एल्डिहाइड ही बनाना है हमें। ठीक है, तो यहां भी वही रिएक्शन है कि एस्टर का रिडक्शन हुआ, ये वाला पार्ट तो एल्डिहाइड बना और साथ में मिथाइल अल्कोहल भी बना, तो कुल मिला के चारों ही में बेंजाल्डिहाइड बन जाता है। इसलिए इसका आंसर 4 होगा। क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसे कितना रिएक्शंस का नंबर है, तो आंसर 4 हो गया, चारों के चारों का। ठीक है ना। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फिनॉल फॉर्मेशन की रिएक्शन में, ये क्वेश्चन आपने खूब पढ़ा होगा। फिनॉल फॉर्मेशन में गिनी चुनी तो रिएक्शन है, उसमें से क्यूमीन से फिनॉल फॉर्मेशन की रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, वही रिएक्शन है। इसमें फर्स्ट स्टेप में बेंजीन की रिएक्शन किसी एल्कीन से की गई है एसिडिक मीडियम में। ठीक है ना, हाई प्रेशर पे किया गया है। हमें पता है कि बेंजीन की रिएक्शन हम 3 तरह से फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन करते हैं। ये है फ्रिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, फ्रिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में R प्लस बनाते हैं इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में, और वो R प्लस जाता है और H को रिप्लेस करके बेंजीन पे बैठ जाता है। R प्लस बनाने के 3 मेथड हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछते हैं उसमें एक तो होता है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से लुईस एसिड डाल के हेलोजन को माइनस के फॉर्म में निकाल के R प्लस बना देते हैं। दूसरा है एल्कोहल, एल्कोहल में एसिड डाल के OH निकाल देते हैं, R प्लस बन जाता है। और तीसरा है एल्कीन, एल्कीन पर एसिडिफिकेशन करते हैं, एसिड का H प्लस यहां कॉर्नर पे आएगा जिससे कि कैटायन बीच में बने, ज्यादा स्टेबल वाला बने। तो यहां फर्स्ट स्टेप में H प्लस आया, R प्लस तो इसमें भी बना, तो H प्लस आके जुड़ गया, मतलब इस पर H प्लस आके जुड़ गया एल्कीन पर, और यहां कैटायन बना। इस जगह H प्लस जुड़ेगा तो कैटायन यहां बनेगा। ये कैटायन एज ए इलेक्ट्रोफाइल H को रिप्लेस करके यहां बैठ गया, इसे ही कहा जाता है क्यूमीन, मतलब आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी कहते हैं। तो कंपाउंड T तो है क्यूमीन। इस कंपाउंड T की रिएक्शन O2 से की गई, वो भी ऑक्सीजन, मतलब उसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में या रेडिकल इनिशिएटर्स के प्रेजेंस में। तो O2 से जब करते हैं
तो इस पोजीशन का जो बेंजाइलिक हाइड्रोजन है वहां ऑक्सीजन का इंसर्जन होता है और ये बनता है क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड ये बनता है। ठीक है, आगे सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करें तो याद करो इसमें एसीटोन एंड फिनॉल बनता है, लेकिन क्वेश्चन में तो इतना ही पूछा है कि बताओ ये यू क्या है। इस यू का आगे कुछ नहीं पूछा है, उसने हाइड्रोलाइसिस वगैरह कुछ नहीं किया, तो यहां पर रिएक्शन रोक दी गई है, तो हम भी इतना ही पढ़ेंगे। ये हो गया क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो परऑक्साइड आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा वाला दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एक ही है, ये वाला बी। ठीक, चले आगे। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई, क्वेश्चन पूछते रहते हैं। जेईई मेन में भी आ जाएगा कोई ना कोई, मतलब आया था, और अप्रैल में भी आ सकता है कहीं किसी ना किसी शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिलीन की रिएक्शन किया गया, पहले तो नाइट्रस एसिड मतलब सोडियम नाइट्राइट HCl और 0 डिग्री सेल्सियस। रिएक्शन तो साफ दिखाई दे रही है, डाइएजोटाइजेशन है। तो मैं सामने लिख के दिखाऊं क्या, एरोमेटिक अमीन, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन की रिएक्शन NaNO2 या KNO2 से HCl ले लिया जाए एक्सिस में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसे कहा जाता है डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन में डाईएजोनियम सॉल्ट बनता है, जो कि 5 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल होता है। 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर तो ये भी सहन नहीं कर सकता और तुरंत नाइट्रोजन उसमें से बाहर निकल जाता है। इसकी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मैं आपको इसमें बता देता हूं कैसे हैं दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो हम लोग सदा से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये वाली, ये वाला आयोनिक फॉर्म है ना। इसमें ये वापस नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन ले लें तो पॉजिटिव चार्ज यहां नाइट्रोजन पर आ जाएगा। ये भी डाईएजोनियम सॉल्ट की एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही है, ये वाली, ये भी डाईएजोनियम सॉल्ट ही है, एक ही है। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं। एक्चुअली अब कपलिंग रिएक्शन में इसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का अटैक होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने इसकी रिएक्शन कर दी है फिनॉल से, और फिनॉल भी है बीटा नेफ्थॉल, ये है बीटा नेफ्थॉल, बेसिक मीडियम में रिएक्शन की है। हमें पता है डाइजोनियम सॉल्ट फिनॉल्स के साथ बेसिक मीडियम में रिएक्शन करता है और अमीन्स के साथ में एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करता है। बीटा नेफ्थॉल की इस पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक होता है, इस पोजीशन पर, ठीक है ना। तो ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल यहां जाएगा, H को रिप्लेस करेगा। ये SE रिएक्शन ही है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल ये है। हीट नहीं करते हैं यहाँ पे, मैंने कहा ना हीट करते ही तो नाइट्रोजन नाराज होकर बाहर निकल जाएगा। वही टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर के आसपास ही रिएक्शन होती है ये। तो नाइट्रोजन जाएगा यहाँ अटैक करेगा और एजोडाई बनेगी, कपलिंग रिएक्शन इसे कहते हैं। और एजोडाई यहाँ ऑरेंज रेड कलर की होती है। ये बन गया एजो डाई ऑरेंज, ऑरेंज रेड ही बताते हैं इसको, ठीक है। ये कपलिंग रिएक्शन है। ये तो टफ क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है, पर याद रखिएगा अभी तो आसान हो गया, इस जगह रिएक्शन होती है। बीटा नेफ्थॉल के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। कहाँ है, कौन सा ऑप्शन है, दिखाई नहीं दे रहा, ये रहा OH की इस जगह। चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। रिएक्शन सीक्वेंस दिया गया है, क्यूमीन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में, वही जानी पहचानी रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप में दिया गया है क्यूमीन, क्यूमीन का मतलब होता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो बेंजीन पर, ये है क्यूमीन। इसे बेंजीन पे फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन से भी बनाया जा सकता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन।
क्यूमीन की रिएक्शन O2 से करते हैं सनलाइट वगैरह की प्रेजेंस में, तो O2 पहले तो यहां जाकर रिएक्शन करता है और ये H3+ लिखा हुआ है, H3O+ मतलब ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप में जब ये रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, तो यहां ऑक्सीजन का इंसर्जन होता है और ये बनता है क्यूमीन हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, इसका जब हाइड्रोलाइसिस होता है, इसमें एसिडिक मीडियम में सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह डाल देते हैं, जो कि यहां लिखा हुआ है। तो यहां हाइड्रोलाइसिस करने पर शॉर्ट में बताता हूं, वैसे इस तरीके से नहीं होता, ये शॉर्ट में है कि OH तो चला गया यहाँ पे और बचा हुआ पार्ट बन जाता है एसीटोन। फिनॉल फॉर्मेशन की रिएक्शन है, तो यहां बनता है फिनॉल रीअरेंजमेंट होकर और साथ में बनता है एसीटोन। ठीक है, क्यूमीन से फिनॉल बनाने की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट स्टेप में क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ रिएक्शन तो यही होती है, इससे तो क्लोरोफॉर्म बनता है। तो ये फिनॉल है, यही कंपाउंड P है। इस कंपाउंड P की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म प्लस बेस के साथ होती है। रिएक्शन का नेम बता ही सकते हैं, कौन सी रिएक्शन है? राइमर टीमान रिएक्शन। राइमर टीमान रिएक्शन। राइमर टीमान रिएक्शन में सैलिसैल्डिहाइड बनेगा। मेजर तो बनता है ऑर्थो आइसोमर जिसे सैलिसैल्डिहाइड कहते हैं, और माइनर बनता है, ऊपर ले चलता हूं यार इसे, ये लो। हाँ, इससे मेजर प्रोडक्ट तो बनेगा ऑर्थो वाला आइसोमर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण, और माइनर प्रोडक्ट बनता है इसका पैरा आइसोमर, इसी का नाम सैलिसैल्डिहाइड। ये मेजर होता है, ये माइनर होता है। क्वेश्चन में बोला है कि मेजर तो है Q, तो इसको तो बोलेंगे ऑर्थो वाला तो है Q और माइनर है R। ठीक है, अब जो भी पॉइंट ये बोलने वाला है उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं, इन दोनों में से इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें है, लेकिन इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, इन दोनों को जब सेपरेट किया जाता है तो स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से इसे सेपरेट किया जाता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए हायर बॉइलिंग पॉइंट तो इसका आएगा, पैरा वाले का हायर बॉइलिंग पॉइंट। हालांकि मेल्टिंग पॉइंट भी इसी का ज्यादा होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी कम होती है, इसकी ज्यादा होती है। याद करो, एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये H निकलना मुश्किल हो जाता है, तो ये ही मोर एसिडिक है, ये एक्स्ट्रा ऐसे बता देता हूँ। एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्वेश्चन में तो कुछ नहीं पूछा ऐसा, एसिडिक स्ट्रेंथ भी इसी की ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट भी इसी का ज्यादा है, और बॉइलिंग पॉइंट भी इसका ज्यादा है, वॉलेटिलिटी इसकी ज्यादा है। ठीक है ना, चलो। अच्छा, आगे भी रिएक्शन किया है इसने, कंपाउंड Q की रिएक्शन किया है, ये रहा कंपाउंड Q। इसकी रिएक्शन किया है बेसिक मीडियम में बेंजाइल ब्रोमाइड के साथ। कहां लिखूं अब इसे? बेंजाइल ब्रोमाइड के साथ यहीं लिख सकता हूं, वैसे तो मैं यहीं लिख देता हूं। तो कंपाउंड Q जो कि बेंजाल्डिहाइड है, नहीं बेंजाल्डिहाइड नहीं है, सैलिसैल्डिहाइड है। सैलिसैल्डिहाइड की रिएक्शन किया है बेसिक मीडियम में बेंजाइल ब्रोमाइड के साथ। ठीक है, होगा क्या, बेसिक मीडियम में ये वाला जो पार्ट है जो एसिडिक है, फिनॉल तो एसिडिक होता है ना, और एसिड बेस रिएक्शन बहुत आसानी से होती है, तो फिनॉल फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा बहुत आसानी से। तो फर्स्ट स्टेप में ये रिएक्शन करेगा इससे और ये बन जाएगा O-, और ये O- आसानी से रिएक्शन कर सकता है SN2 रिएक्शन। एक एक स्टेप बताऊं क्या? तो फर्स्ट स्टेप में ये तो बन गया फिनॉक्साइड, और इस फिनॉक्साइड ने SN2 रिएक्शन कर ली इस बेंजाइलिक पोजीशन पर, सिंपल SN2 रिएक्शन है, और बन गया CHO और O CH2PH, ये वाला कंपाउंड बन गया।
ठीक है ना, अलग अलग रिएक्शन है। ये कंपाउंड एस हो गया, ठीक है। अब ऑप्शन देखना क्या क्या पूछ रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? फर्स्ट स्टेटमेंट है कि आर इज स्टीम वॉलेटाइल। आर मतलब ये नहीं, इसका बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा है, वॉलेटिलिटी इसकी ज्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है इसलिए इसकी वॉलेटिलिटी ज्यादा है, ये स्टीम वॉलेटाइल है, पैरा वाला नहीं है। तो स्टेटमेंट ए तो गलत हो गया। क्यू, क्यू मतलब ये वाला, gives a dark violet color with 1% aqueous FeCl3। अरे बिल्कुल सही है। FeCl3 टेस्ट किसका है? न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट फिनॉल का टेस्ट है ना, हम लोग पढ़ते हैं ना फिनॉल का टेस्ट। अरे न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट ये होता है फिनॉलिक ग्रुप्स के लिए, फॉर फिनॉलिक एंड इनोलिक ग्रुप्स। जब फिनॉल की रिएक्शन FeCl3 के साथ की जाती है तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है वायलेट कलर का, FeOPH6 और -3, ये वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स है। और दूसरे फिनॉल्स भी वायलेट, ग्रीन, ब्लू इसी के आसपास कलर देते हैं, ठीक है ना। तो ये ही इसी टेस्ट की बात की गई है कि यहां इसके साथ वायलेट कलर आएगा क्या? बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये जो कंपाउंड Q है वो OH मतलब फिनॉलिक ग्रुप है, तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। नेक्स्ट बोला गया है कि S कौन है? ये वाला कंपाउंड S की रिएक्शन अगर 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ करा दी जाए तो येलो पीपीटी बनेगा क्या? बिल्कुल बनेगा। ये एल्डिहाइड का टेस्ट है, ये एल्डिहाइड का टेस्ट है, एल्डिहाइड और कीटोन। अगर किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ में करा दें, ये तो हाइड्राजीन है और ये फिनाइल हाइड्राजीन है, ये फिनाइल हाइड्राजीन है और ये है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, जिसे शॉर्ट में 2,4-DNP या DNPH बोल देते हैं। ये ब्रेडीज रिएजेंट भी कहलाता है, ब्रेडीज रिएजेंट। ये एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट होता है, ये H2O से रिएक्शन, यहाँ H2O का मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा, कीटोन की रिएक्शन एल्डिहाइड की रिएक्शन होगी और ये येलो कलर का 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बनेगा, येलो ऑरेंज कलर का ये पीपीटी बनता है। पीपीटी बनता है, ऑरेंज भी हो सकता है कलर, ठीक है। तो ये भी सही हो गया स्टेटमेंट, तो थर्ड वाला भी। नेक्स्ट बोला कि कंपाउंड S जो है वो FeCl3 के साथ में वायलेट कलर देगा क्या? कहां से देगा? इसमें तो फिनॉलिक ग्रुप ही नहीं है, तो ये रिएक्शन नहीं हो सकती, ये वाला नहीं हो सकता। आंसर इसका हो गया B एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रोडक्ट बताओ भाई इस रिएक्शन के। एनिलीन की रिएक्शन इस सीक्वेंस में 5 अलग अलग रिएजेंट दे दिए, उससे कहा दी, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? ठीक है, तो लो सॉल्यूशन स्टार्ट किया है एनिलीन से, ये रहा एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में एसिटिक एनहाइड्राइड और पाइरिडीन से करा दी। एसिटिक एनहाइड्राइड से या एसिड हैलाइड से, या एसिड हैलाइड से एसिटाइलेशन होता है, नाइट्रोजन पर एसाइलेशन होगा, ये एन एसाइलेशन कहलाता है, एन एसिटाइलेशन बोल दो यार, है ना। इस जगह रिएक्शन होगी, ये जाके रिएक्शन करेगा, यहाँ एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, तो डायरेक्ट रिएक्शन करें नाइट्रोजन पर, एसिटाइलेशन हो गया और ये बन गया एसिटेनिलाइड। नाम याद रखिएगा, एसिटेनिलाइड बन गया फर्स्ट स्टेप में। ये कौन सी रिएक्शन है? SN2TH या एसाइलेशन रिएक्शन बोलते हैं इसे।
नाइट्रोजन एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करेगा। नेक्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन KBrO3 प्लस HBr के साथ में करा दी। यार ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, मोल कॉन्सेप्ट में या कहीं पे पढ़ी होगी। नहीं पढ़ी होगी तो मैं बता देता हूं कि BrO3 माइनस Br माइनस से रिएक्शन करके Br2 बनाता है। बैलेंस वगैरह कर लेना, ठीक है ना। ये वही रिएक्शन है, ब्रोमिनेटिंग रिएजेंट है ये। ब्रोमिनेटिंग रिएजेंट ठीक, तो ब्रोमिनेशन होगा। अब क्योंकि ये वाला ग्रुप और तो पैरा डायरेक्टिंग है प्लस एम इफेक्ट है, बड़ा ग्रुप भी है, तो पैरा वाला पोजीशन का प्रोडक्ट ज्यादा बनना चाहिए और ऑर्थो पे तो नेग्लिजिबल प्रोडक्ट बनेगा। मैं तो मेजर प्रोडक्ट ही बनाऊंगा भाई, ये बनेगा। अगर ये एनिलीन के साथ में कराते ना रिएक्शन तो तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाता, क्योंकि एनिलीन का ब्रोमिनेशन करने पे ट्राइब्रोमिनेशन होता है, एनिलीन हाईली रिएक्टिव होता है। इसीलिए तो इसने चाहा कि पहले थोड़ा एसिटाइलेशन करके इसकी ताकत को कम कर दिया जाए, कंट्रोल में लिया जाए, फिर रिएक्शन कराएं। चलो फिर नेक्स्ट स्टेप में इसका हाइड्रोलाइसिस किया है हाई टेम्परेचर पर। तो हाइड्रोलाइसिस में तो अमाइड ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एसिटिक एसिड बाहर निकलेगा। हमें पता है अमाइड का हाइड्रोलाइसिस से अमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो यहां अमीन आ गया, यहां पैरा पे Br है, यहां NH2 वापस आ गया। नेक्स्ट स्टेप में नाइट्रस एसिड 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस डाइएजोटाइजेशन है, डाइएजोटाइजेशन है NaNO2 प्लस HCl और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। नाम मैं नहीं लिख रहा, यहाँ जगह थोड़ा कम है, तो डाइएजोटाइजेशन है। यहाँ पैरा पोजीशन पे तो ब्रोमीन है ही, यहां तो ब्रोमीन है और इस जगह आ गया डाइएजोनियम सॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में कॉपर HBr गाटरमांस रिएक्शन, डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन पढ़िए है ना, HBr के साथ रिएक्शन करा दिया जाए तो एक सैंडमायर रिएक्शन होती है और एक गाटरमांस रिएक्शन होती है। HClCu कॉपर लेके हीट करोगे तो यहां इस जगह HCl आ जाएगा, और HBr कॉपर लेके रिएक्शन करोगे तो यहां Br आ जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट जो कंपाउंड का बना है वो इस जगह तो Br पहले से ही था, नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी और Br इस जगह आके जुड़ेगा। रिएक्शन का नेम है गाटरमांस रिएक्शन। ये गाटरमांस फॉर्माइलेशन वाली नहीं है, गाटरमांस स्कॉच फॉर्माइलेशन, वो तो बेंजीन से एल्डिहाइड बनाने की रिएक्शन थी, बेंजोएल्डिहाइड वाली। ये रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन एक बार मैं बता देता हूं, याद रखने की रिएक्शन है कि बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट हो, ये रहा। इनकी मैकेनिज्म पे इतना गौर ना करें। इसकी रिएक्शन अगर आप HCl कॉपर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्लोराइड बनेगा, HBr कॉपर के साथ रिएक्शन करोगे तो ब्रोमाइड बनेगा। इसकी रिएक्शन HCl प्लस Cu2Cl2 या CuCl भी लिखा होता है कई जगह, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में करोगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। HBr Cu2Br2 या CuBr भी लिख देते हैं यार, तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। इसकी रिएक्शन अगर HCN प्लस CuCN के साथ में करा दोगे तो बेंजीन पे साइनाइड आ जाएगा। इसकी रिएक्शन KI के साथ हीट कर दोगे तो आयोडोबेंजीन बन जाएगा। और वो एक बाल्सिमान रिएक्शन जिसमें फ्लोरोबेंजीन बनता है। वो सारी रिएक्शन याद रखनी चाहिए आपको, ये क्लोरोबेंजीन बनाने की, ये ब्रोमोबेंजीन बनाने की, इससे क्लोरोबेंजीन बनता है, इससे ब्रोमोबेंजीन बनता है, यहाँ साइनाइड आ जाएगा, यहाँ आयोडीन आ जाएगा। ये रिएक्शन है गाटरमांस रिएक्शन। और ये वाली रिएक्शन सैंडमायर्स रिएक्शन। स्पेलिंग देख लेना यार, ठीक है ना। और वो फ्लोरोबेंजीन में आने वाली रिएक्शन जिसमें
HbF4 की रिएक्शन कराते थे, HbF4 की रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर, तो फ्लोरोबेंजीन बनता था, नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती थी, बाल्सीमान रिएक्शन कहते हैं वो रिएक्शन। तो वापस क्वेश्चन पे चलना है क्या? तो आंसर तो बता ही दिया यार, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। हाँ ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में लिखा है 4 रिएक्शंस दी गई हैं यहाँ पे, अमंग द फॉलोइंग रिएक्शंस विच गिव्स, और गिव एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन और एज ए मेजर प्रोडक्ट बताना है। एक एक रिएक्शन देखते हैं। ए वाला स्टेप देखो, बेंजीन की रिएक्शन एल्काइल ब्रोमाइड के साथ में की गई और साथ में बेस डाल दिया, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है। यहां से Br माइनस निकालना है, प्लस बनाना है, और प्लस की रिएक्शन यहां करानी है। ये बेस से थोड़ी ना होती है, लुईस एसिड से होती है रिएक्शन। इन दोनों की रिएक्शन, ये दोनों तो एक साथ कहीं भी दिख गए ना ए ऑप्शन में, ये है ही नहीं, गलत है ये। कैसे? अगर ए ऑप्शन में टर्शरी एल्काइल हैलाइड है और उसमें आप इथॉक्साइड जैसा स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हो, ये तो E2 एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट है, जिससे एल्कीन बनता है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन में। अरे प्राइमरी टर्शरी के साथ क्या सेकेंडरी भी अगर इथॉक्साइड जैसा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर बेस ले लिया जाए तो एलिमिनेशन कर देता है E2, और प्राइमरी में भी इथॉक्साइड के साथ हीट कर देना तो एलिमिनेशन का प्रोडक्ट एल्कीन बनाते हैं हम लोग। इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन भी अगर इथॉक्साइड के साथ कर दी जाए, हीट वीट कर दिया जाए, तो भी एल्कीन बनाया जाता है। और टर्शरी के लिए तो हीट भी ना करो तो भी चल जाएगा। तो ये तो बैठेगा नहीं भाई साहब, ए ऑप्शन तो गलत है। बी ऑप्शन समझने वाली बात है, बी तो हो जाएगा। कैसे? देखो बी ऑप्शन में बेंजीन के साथ में लिया है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड क्लोराइड AlCl3 के साथ में। अब AlCl3 तो लुईस एसिड है, लुईस एसिड इस क्लोरीन के साथ, अब यही तो करता है, डायरेक्ट ही पड़ा हुआ है ये तो, ऐसे Cl माइनस को भगा ले जाता है डायरेक्ट ही। एक एक स्टेप भी क्यों बताऊं, पहले तो ये Cl के लोन पेयर के साथ बॉन्ड बनाएगा, फिर Cl का ये वाला बॉन्ड ही टूट जाएगा, तो यहां बनेगा AlCl4 माइनस, और ये बनेगा साथ में कैटायन। इस कैटायन में हो सकता है H शिफ्ट, जिससे कि ये प्राइमरी कैटायन टर्शरी कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमें पता है फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन में H शिफ्ट होता है ना। फिर ये बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा, रीअरेंजमेंट हो सकता है ना, तो रीअरेंजमेंट हो गया और ये बन गया टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। ये रिएक्शन कुछ भी नहीं है, फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन ही है। सही है, तो ये भी फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, ये भी फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। सी वाली रिएक्शन करता हूं, सी वाली। अरे सी वाली रिएक्शन में भी क्या है, ये एल्कीन है, एसिडिफिकेशन किया है, एसिडिफिकेशन में H प्लस यहां आता है, टर्शरी ब्यूटाइल कैटायन बनता है, और ये टर्शरी ब्यूटाइल कैटायन बेंजीन के साथ टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन बना देगा। तो ये भी ऑप्शन सही है, फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन ही है। ये अल्कोहल देखो आप डी ऑप्शन में, एल्कोहल में जब एसिड डाला जाता है तो एसिड इस OH को निकाल ले जाता है, और एसिड यहां पर आपने इस बार डाल दिया लुईस एसिड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। तो ये बोरोन ट्राइफ्लोराइड भी पहले लोन पेयर के साथ बॉन्ड बनाएगा, BF3 यहां प्लस यहां माइनस, और ये वाटर का मॉलिक्यूल टूटा, मतलब यहां से OH माइनस बाहर निकला, कैटायन बना, रीअरेंजमेंट हुआ, टर्शरी कैटायन बना, और फिर अगेन वही फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। तो इसमें भी वही टर्शरी वाला पार्ट बेंजीन पे जुड़ जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन बनेगा। फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन के मेनली 3 तरीके हैं कि अल्कोहल में एसिड डाल दो, एल्कीन पर एसिड डाल दो, और एल्काइल हैलाइड पर लुईस एसिड डाल दो, रिएक्शन हो जाती है। ठीक है ना, रीअरेंजमेंट इसमें होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैराग्राफ का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन पैराग्राफ तो करने में मजे आते हैं यार इसमें तो। एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर के तो पैराग्राफ भी बहुत अच्छे होते हैं, और एरोमेटिक कंपाउंड के भी बढ़िया होते हैं भाई। एल्डिहाइड कीटोन में ज्यादा मिलेंगे वैसे पैराग्राफ।
चलो किसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ये कंपाउंड O है, इस कंपाउंड O का ट्रीटमेंट किया गया KMnO4 के साथ, ऑक्सीडेशन किया गया, तो कंपाउंड बेंजीन है और उस पर एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं। थोड़ा आइडिया रखो, मैं बोलता भी जा रहा हूं फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो बेंजीन पर अगर एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है तो ऑक्सीडेशन करने पर वो कार्बन एल्काइल ग्रुप का कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कार्बन भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, ये कार्बन भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और क्या बनेगा, कुछ बनेगा। चलो फिर उससे कंपाउंड पी बनता है थैलिक एसिड। उस थैलिक एसिड को अमोनिया के साथ हीट किया गया तो क्यू बनता है। इस क्यू को ब्रोमीन और बेस के साथ हीट कर दें तो आर बनता है। और ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, चलो ठीक है, ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग क्यू गिव्स एस, विच फर्दर ट्रीटमेंट विद इथाइल 2-ब्रोमोप्रोपेनोएट, मतलब किसी एस्टर से रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस, और एसिडिफिकेशन करने पे कंपाउंड टी बनता है। यार बहुत लंबी चौड़ी बात कही है इसने, तो एक एक ऑप्शन को पहले ना एक रोड मैप टाइप का क्वेश्चन बना लेते हैं। कंपाउंड O था पहले, ये था कंपाउंड O, ऐसे ही ना, और इसकी रिएक्शन KMnO4 से करा दी गई, KMnO4 से करा दी गई और कंपाउंड P बना। एक मिनट वापस पीछे चलता हूं। एसिडिक मीडियम में की है, P बना है, P की को गर्म करने पे Q बना है, Q से ये रिएक्शन से R बना है, P फिर Q बना है, और इसको हीट किया गया, Q से क्या बना था, OMnO, आगे क्यों जा रहा हूं मैं, पीछे जा रहा हूं। Q बना हीट करने पर, हीट विद अमोनिया, तो Q बना है हीट करने पर नहीं, अमोनिया के साथ हीट करने पर, अमोनिया के साथ हीट करने पर, फिर इस प्रोडक्ट की रिएक्शन ब्रोमीन बेस के साथ करने पर, NaOH लिया है, और भी किया है ना, तो Q बनाया, P बनाया था, P से Q बनाया था, O P Q R S ऐसे ही बनाएगा, और क्या करेगा, इससे R बनाया होगा, R बनाया, और Q को स्ट्रॉन्ग हीट किया तो S बन गया, Q को स्ट्रॉन्ग हीट किया है तो S बन गया, और S की रिएक्शन इथाइल प्रोपियोनेट बोला, क्या बोला, on strong heating Q gives S, which on further treatment with ethyl 2-bromopropionate, तो प्रोपियोनेट का मतलब हो गया, ये रहा प्रोपियोनेट, मतलब एस्टर 3 कार्बन वाला, जिसकी ऑक्सीजन पर तो इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और उसकी 2 पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप जुड़ा हुआ है, और फिर आगे ट्रीटमेंट करने पे कंपाउंड टी बनता है। लो भाई, ये मैंने रोड मैप तैयार किया है क्वेश्चन के हिसाब से। देखो ये इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है कि KMnO4 से एसिडिफिकेशन किया और हीट किया तो ऑक्सीडेशन होगा। और इस चीज को याद रखिएगा कि बेंजीन पे अगर कार्बन जुड़ा हुआ है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल या और बड़े कार्बन, तो भी KMnO4 से ऑक्सीडेशन करने पे वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और यहां तो दो कार्बन जुड़े हुए हैं, तो दोनों कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना और ये कार्बन भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना, और बाकी का कहां गया उससे मुझे मतलब भी नहीं है। थैलिक एसिड नाम है इसका, कंपाउंड P बन गया थैलिक एसिड। अब थैलिक एसिड को अमोनिया के साथ हीट किया गया। यार इसकी 2 रिएक्शन है, चलो सुनना, अमोनिया और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करने से अमाइड बनता है, ये पता है ना। यहां 2 ऑप्शन थे कि अमोनिया लिया होगा एक्सिस में, और अगर बहुत ज्यादा हीट किया गया होगा ना तो यहां से अमोनिया का मॉलिक्यूल निकल के ये थैलिमाइड भी बन जाता है। ये तो थैलिकमाइड है, आपने गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस पढ़ा होगा, वो वाली रिएक्शन है। और
इसको और हीट करने से यहां से अमोनिया का मॉलिक्यूल निकला होगा तो ये भी बन सकता है, ये थैलिमाइड कहलाता है। इसकी रिएक्शन ब्रोमीन NaOH से करोगे तो हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन, हाफमान्स ब्रोमेमाइड रिएक्शन। हालांकि ये कंपाउंड भी हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन देता है। यहां कार्बोक्सिलिक एसिड बच जाता है और एक तरफ NH2 ग्रुप आ जाता है, याद है ना? थोड़ा सा यहां पर थोड़ा समझना इसको, है ना? तो हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन क्या करता है, अमाइड में से एक कार्बन करके कम करके अमीन बनाता है। तो हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन दोनों ही जगह होगी, फिर तो एक ही जगह क्यों कराओगे आप, ये ऑर्थो फिनाइलिन डाइअमीन बनाओगे, डिग्रेडेशन रिएक्शन है। और इसमें भी इसने बोला था कि बेसिक मीडियम में NaOH के प्रेजेंस में इस एस्टर से रिएक्शन कराना है। देखो ये बन गया थैलिमाइड, है ना, PQR और S था के MnO2PQRS होगा, ठीक है ना? देखो इसमें नाइट्रोजन का H एसिडिक है, जैसे ही बेस डालोगे तो ये एसिडिक H निकलेगा, N- बनेगा, और N- इस जगह SN2 रिएक्शन कर सकता है, ठीक है ना? SN2 रिएक्शन कर सकता है। तो मैं डायरेक्ट करूंगा कि बेस ने क्या किया, यहां से H+ निकाला, N- बना, N- ने इस अल्फा पोजीशन पे Br को बहुत आसानी से निकाल दिया SN2 रिएक्शन करके। तो क्या कंपाउंड बना, ये वाला कंपाउंड बना। नाइट्रोजन है, ये कार्बन है, इस जगह मिथाइल है, और यहां कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसका एस्टर है, ये कंपाउंड टी है। एक बार क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। हाँ, तो इसने बोला था इथाइल 2 ब्रोमो प्रोपियोनेट से रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ KOH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव्स कंपाउंड टी। एसिडिफिकेशन किया है और तो फिर हाइड्रोलाइसिस हो गया होगा इसका, तो हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा ना, यहां कर दो एसिडिफिकेशन। तो इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, वो हाइड्रोलाइसिस तीन जगह हो सकता है, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस भी हो सकता है और अमाइड ग्रुप का भी हाइड्रोलाइसिस होता है। अमाइड का हाइड्रोलाइसिस होगा तो वाटर का H नाइट्रोजन पर, OH कार्बन पर, वाटर का इस बॉन्ड डिसोसिएशन होगा, वाटर का H यहां पर, OH यहां पर, और एस्टर के हाइड्रोलाइसिस से अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। यार कितना करवाओगे मुझसे तुम? तो इसमें हाइड्रोलाइसिस हुआ तो ये वाला पार्ट तो बन गया अगेन थैलिक एसिड, ठीक है, और यहां नाइट्रोजन जुड़ गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड रह गया, इथाइल अल्कोहल बाहर निकला एस्टर वाले पार्ट से, ये अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एलानिन नाम तो नहीं भूले हो तुम, एलानिन नाम का अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड है। ये रिएक्शन आपको अमीनो एसिड फॉर्मेशन में भी पढ़ाई थी, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है, यहां से ये रिएक्शन जो स्टार्ट हो रही है ना अमाइड अमीन फॉर्मेशन की, उससे अमाइड भी बना सकते हैं, उससे सॉरी अमीन क्या अमीनो एसिड बनाने की, तो ये गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है, ठीक है। यहां तक आज का, तो नेक्स्ट क्लास में इसकी बची हुई रिएक्शन और करेंगे, कम से कम भी 50-60 रिएक्शन है इस चैप्टर में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप जो भी थोड़ा स्लो हो रहा हो आप स्पीड बढ़ा के देखा करो, और कोई नई रिएक्शन देखने को मिले या सोचने को मिले तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन ही होता है। मेहनत करो, आगे बढ़ो, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, बाय।